नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर मैं आप लोगों को 4 वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने चारों वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे हमने आखिरी वीडियो में समझा था रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में, और रैयतवाड़ी बंदोबस्त का किस तरीके से किसानों के ऊपर जो कुप्रभाव पड़ रहे थे उसको हमने जानने की कोशिश की थी। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे फिर कपास में तेजी आई। एक टॉपिक है आपका 3.4, ठीक है। इस चैप्टर में आप इसको देखेंगे तो यहाँ से हम समझने वाले हैं कि फिर कपास में तेजी आई। इसमें क्या समझाने की कोशिश की गई है? इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन में कपास का आयात होता था, मतलब कपास जो थे वो दूसरी जगह से मंगाते थे, और 4 में से 3 हिस्सा, मतलब 3/4 अगर हम बोले 3/4 जो हिस्सा था वो कपास जो था वो अमेरिका से ही आयात करता था ब्रिटेन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उनको अमेरिका के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता था कपास के लिए। और इसी के अंतर्गत क्या हुआ, 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। इन सब का मेन पर्पस क्या था? दुनिया के प्रत्येक भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, जिससे कि जो ब्रिटेन की जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो उसका विकास हो सके, ठीक है। भारत भी कपास के उत्पादन के लिए बढ़िया समझा जाता था, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन थी वो कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी थी। अब हुआ क्या, 1861 की हम बात करें तो अमेरिका में हो गया गृह युद्ध, ठीक है। अब अमेरिका में गृह युद्ध होने का मतलब ये था कि पूरे कपास के मंडी जो है, कारखाने हैं, उसमें तहलका मच गया। ब्रिटेन के जितने भी कपास के कारखाने थे, मंडी है, उसमें तहलका मच गया, क्योंकि कपास का आयात अब अमेरिका से नहीं हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ चुका है ना। एक डाटा के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि 1861 के आसपास, मतलब 30 लाख गांठें जो थी वहाँ से आयात की जाती थी, मतलब मंगाई जाती थी। लेकिन 62 आते तक, 1862 आते तक सिर्फ 55,000 गांठों का आयात हो पा रहा था। तो मतलब कि जाहिर सी बात है कि अब इनको कपास कहीं और से मंगाना होगा, तो उन्होंने किस तरफ रुख किया? भारत की तरफ। भारत ही एक ऐसा जगह था जहाँ से कपास की खेती करवा के कपास का आयात ब्रिटेन के लोग कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, विशेषकर जो भारत के जो व्यापारी थे, सौदागर थे, उन्होंने इसको एक मौके के रूप में देखा कि वो काफ़ी मुनाफा इससे कमा सकते हैं। तो इन सौदागर, जो भारत के व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, जो सौदागर थे, उन्होंने क्या किया, साहूकारों से कॉन्टैक्ट स्थापित किया। साहूकारों को अग्नि पैसे उपलब्ध कराए, उनको बहुत सारा रकम उपलब्ध कराया, ताकि वो क्या करे, किसानों से खेती करवा सके, किसानों को पैसे दे और वो क्या करे, किसान कपास की खेती करे, ठीक है। तो साहूकारों ने आगे किसानों को, रैयत को पैसे, मतलब बहुत सस्ते दामों पे पैसे, ऋण उपलब्ध कराने स्टार्ट कर दिए। लेकिन शर्त यह था कि उनको सिर्फ कपास की खेती करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक और डाटा हम बता रहे हैं कि 1862 आते तक भारत में इतनी ज़्यादा कपास की खेती होने लग गई थी कि ब्रिटेन में जो कपास का आयात होता था ना, उसका 90% सिर्फ भारत से ही जाता था। अब जब कपास में तेजी आई, कपास की खेती हो रही है भारत में, तो इससे क्या है कि किसानों को ना बहुत ही जल्दी बिना किसी शर्त के ऋण मिल जा रहा है, पैसे उधार मिल जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आप देखेंगे कि कुछ समय बाद ही भारत में जो अमेरिका में जो गृह युद्ध चल रहा था ना, जो 1861 में स्टार्ट हुआ था, 1865 आते तक वो गृह युद्ध क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और फिर से किसानों की स्थिति जो है वो बद से बदतर हो जाएगी। यानी कि अब ऋणदाता कोई नया ऋण नहीं देंगे इनको, प्लस में जो पुराने ऋण है जो उन्होंने दिया था जब कपास में तेजी आई थी, तो उसको वापस मांगना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और कोई नया ऋण उनको नहीं मिल सकता है, और अब बाकी और भी बहुत सारे उनको काम करने हैं। तो इस स्थिति में किसान क्या करेंगे, रैयत क्या करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि भाई किसानों को, रैयतों को अन्याय का अनुभव हुआ जब ऋणदाताओं ने ऋण देने से मना कर दिया, पैसे उधार देने से मना कर दिया कि भाई अब तो हमें कपास की खेती भी नहीं करवानी तुमसे, हम क्यों दे तुम्हें पैसे उधार। तो अन्याय का अनुभव हुआ, क्योंकि यार मतलब वो इस बात से दुखी नहीं थे कि ऋणदाता उनको अब कोई मतलब नया ऋण नहीं दे रहा है या फिर कुछ ऐसा। वो मतलब ये सोचते थे कि यार जो ऋणदाता इतने ज़्यादा संवेदनहीन हो गए हैं कि उनकी भावनाओं का जरा भी ख्याल नहीं कर रहे हैं, उनकी स्थिति का जरा भी ख्याल नहीं कर रहे हैं, और ब्याज पे ब्याज और लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, मतलब ब्रिटिश सरकार ने एक कानून भी बनाया था जिसको हम परिसीमन कानून कहते हैं। क्योंकि यार दक्कन दंगा के एक रिपोर्ट से पता चलता है कि अगर 100 रुपये कोई मतलब ऋणदाता किसी रैयत को उधार देता था ना, तो उस पर 2000 तक का ब्याज लग जाता था। 100 रुपये पे 2000 तक का ब्याज, ठीक है। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, एक कानून बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानून बनाई, जिसको हम परिसीमन कानून के नाम से जानते हैं। इस कानून को 1859 में बनाया गया था। अब परिसीमन कानून क्या है भैया? देखिए, परिसीमन कानून में क्या कहा गया कि जो भी ऋणदाता
किसानों को ऋण देंगे और जो भी मतलब हस्ताक्षर करेंगे ऋण पत्र, और ऋण पत्र सिर्फ 3 वर्ष के लिए ही मान्य होंगे। ठीक है, 3 वर्ष यानी कि जो भी ऋण दिया है, पैसे दिए हैं, उस पर 3 वर्ष के लिए यूँ कह दो कि ब्याज लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम इसमें रखा गया था। परिसीमन मतलब कि ब्याज की रकम को सीमित करने के लिए परिसीमन कानून बनाया गया था 1859 में। लेकिन इस कानून को भी जो साहूकार थे उन्होंने अपने पक्ष में ही कर लिया, तोड़ मरोड़ के। वो क्या करते, किसानों से हर 3 वर्ष बाद एक नया ऋण पत्र हस्ताक्षर करवा लेते, और उस ऋण पत्र पे क्या करते, जो भी पुराना जो रकम था उसको भी ऐड कर देते, और प्लस में जो ब्याज की जो रकम होती थी ना, उस दोनों को प्लस करके नए सिरे से उस पर क्या लगाते थे, ब्याज लगाया करते थे। तो इस तरीके से किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ और ज़्यादा बढ़ जाता था। इसके अलावा किसान और इसलिए भी अन्याय का अनुभव करते थे क्योंकि यार ये ऋणदाता जो थे ना, जो साहूकार हुआ करते थे, वो क्या करते थे, उनसे कोई भी अगर वो पैसे दे रहे हैं, उनको ऋण वापस कर लौटा रहे हैं, तो उसके बदले कोई रसीद नहीं देते थे। अब रसीद नहीं देंगे तो पता क्या चलेगा कि भाई तुमने कितने पैसे वापस दिया, कितना नहीं दिया। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्या होता था कि ऋण पत्र पे जो भी बंध पत्र होते थे, बॉन्ड्स होते थे, उस पर जाली आंकड़े भर दिया करते थे, है ना, मतलब गलत आंकड़े भर दिया। किसानों की जो फसल है उसको निजी कीमत पे ही खरीद लेते थे, है ना, उनकी धन संपदा पर कब्जा कर लिया, उनके ज़मीनों पर कब्जा कर लेते थे। तो इस कारण भी किसान लोग क्या करते थे, अन्याय का अनुभव करते थे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि वो अनपढ़ गवार थे यार, उनसे कई बार ऐसे कागजात पे अंगूठा लगवा लेते थे जिसपे वो उनको पता नहीं कि क्या लिखा हुआ है, वो समझ नहीं पाते थे, पढ़े लिखे थोड़ी नहीं थे। तो इस तरीके से उनका शोषण होता था किसानों का, और साहूकार, जमींदार सब मिलकर किसानों का शोषण किया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है उसमें जो भी टॉपिक बता रखे थे मैंने समझा दिया। एक आखिर में हमें दक्कन दंगा के बारे में, दक्कन दंगा आयोग के बारे में हमें बात करना है। तो दक्कन में जो दंगा हुआ था 12 मई 1875 में, उसकी हम बात कर चुके हैं। उसके छानबीन के लिए एक आयोग बनाया गया। जो दक्कन में जो दंगा हुआ था उसके छानबीन के लिए एक आयोग बनाया गया, उसी को हम दक्कन दंगा आयोग बोलते हैं। ठीक है, तो बम्बई की जो सरकार थी शुरू में इस दंगे को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जो भारत की सरकार है उसने बम्बई की सरकार पर जब प्रेशर बनाया ना, दबाव डाला, तो उसके छानबीन के लिए आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इस आयोग ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसको 1878 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पेश किया गया था। ठीक है, अब इसका काम क्या था, ये दक्कन दंगा आयोग का मेन काम ये था कि जो भी दंगा पीड़ित जो भी ज़िले हैं वहाँ पे जांच पड़ताल करेगी, है ना। साहूकार, चश्मदीद लोगों की गवाह लिए उसने, विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व की जो दरें है, कीमत और ब्याज के बारे में बहुत सारे आंकड़े एकत्रित किए, और उसके बाद अपना एक रिपोर्ट तैयार किया उसने। ठीक है, तो ये दक्कन दंगा आयोग के बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जो दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट थी वो सरकारी रिपोर्ट थी, और ये आपको पता है कि ये आयोग जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो कभी भी यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने इस दंगे को अपने मतलब ऊपर लेने की कोशिश नहीं की। मतलब इंजाम किसके ऊपर लगाया गया, साहूकारों के ऊपर, ऋणदाताओं के ऊपर। लेकिन आपको पता है कि ऋणदाता और साहूकार कहीं ना कहीं अंग्रेजों की वजह से किसानों का शोषण कर रहे हैं। लेकिन हमेशा ब्रिटिश सरकार या जो भी सरकारी रिपोर्ट है वो यही कोशिश कर, मतलब यही दर्शाने की कोशिश कर रही थी कि जो ये दंगा हुआ वो ऋणदाता और साहूकार ही इसके मेन जिम्मेदार थे। तो सरकारी आंकड़े जो थे उसमें काफ़ी ज़्यादा विषमताएं थी, कमियां थी। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर इन आंकड़ों का इस्तेमाल हमें इतिहास के निर्माण में करना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। बाकी आगे के जो चैप्टर है उसकी वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाता रहूँगा। आप लोग बस सपोर्ट करें, इसी तरीके से वीडियो को देखते रहे, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो दोस्तों, मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।